जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। एक लंबे समय के बाद में अपन वीडियो बना रहे हैं। किसी कारणों से अपन वीडियो नहीं बना पा रहे थे, टाइम की प्रॉब्लम थी। अब हम रेगुलर कंटेंट देंगे आपको। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की बात करेंगे। एक टॉपिक आज पढ़ेंगे, एक टॉपिक कल पढ़ेंगे। और कोशिका से रिलेटेड कुछ मैटर अपन ने पहले बना चुके हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक बार जाकर के जरूर देखें, तब जाकर आप कोशिका चक्र को अच्छे से समझ पाओगे। और कोशिका चक्र को यू चुटकियों में याद करवाते हैं। तो समझिएगा, सबसे पहली लाइन हमारे पास लिखी हुई है, कोशिका चक्र के बारे में हार्वर्ड व पैले ने बताया था। कोशिका चक्र के बारे में किसने बताया था? हार्वर्ड व पैले ने बताया था। दो वैज्ञानिक थे, एक हार्वर्ड थे और एक क्या थे? पैले थे। दोनों ने मिलकर के किसको बताया? सेल साइकिल। सेल साइकिल को दो भागों में बांटा गया है। देखो, एक अपने पास में होती है अंतरा प्रावस्था, एक होती है सूत्री प्रावस्था। देखो, अंतरा प्रावस्था को अपन लिख सकते हैं इंटरफेज प्रावस्था। क्या लिख सकते हैं? इंटरफेज लिख सकते हैं। वही इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एम फेज लिख सकते हैं। सूत्री प्रावस्था को क्या लिख सकते हैं? एम फेज लिख सकते हैं। ये तो देखो इसकी बेसिक बात थी। लेकिन अब बात करेंगे कोशिका चक्र है क्या। तो इस संपूर्ण कोशिका चक्र को समझने के लिए हम एक चक्कर बनाते हैं। और चक्कर को बनाने के लिए पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी। तो यह हमने एक आउटलाइन क्रिएट कर ली है। देखो, समझ गए बात को। अब देखो, इस आउटलाइन को क्रिएट करने के लिए हम इसको चार भागों में बांट देंगे। 90 डिग्री के अनुसार बांट दो। और जब 90 डिग्री के अनुसार बांटते हैं तो एक बीच में डंडा आ जाएगा, एक साइड में डंडा आ जाएगा। तो ये अपने पास में कितने डिग्री के कोण बन गए? 90-90 डिग्री के कोण बन गए। और चार प्रावस्थाएं अपने बना ली, 1 2 3 और 1 4। अब आप कहोगे सर आप तो दो ही प्रावस्था बता रहे हो, तो चार कहां से आ रही है? तो चार समझो, तीन प्रावस्थाएं जो है वो तो किसकी रहेंगी अपने पास में? अंतरा प्रावस्था की। बाकी प्रावस्था किसकी है? सूत्री की। तो इसमें ये जीवन, ये एस और ये G2, ये तीनों प्रावस्थाएं किसकी रहेंगी? इंटरफेज की। या इसको आप यू समझ सकते हो, इस तीर को यहां से यू राउंड घुमाओ, आप आराम से घुमाते हुए यहां तक ले आओ। और ये टोटल प्रावस्था किसकी होगी? अंतरा प्रावस्था की होगी। किसकी होगी बेटा? अंतरा प्रावस्था, इंटरफेज की होगी। समझ रहे हो बात को? ये तीनों डब्बे किसके हैं? इंटरफेज के। ये तीनों डब्बे किसके हैं? इंटरफेज के। G1 S G2 किसके भाग है? इंटरफेज के। इंटरफेज के कितने भाग होंगे? तीन भाग होंगे। G1 होगा, S होगा, G2 होगा। लेकिन साइड में ये वाला जो भाग है, यहां से अपन इसको थोड़ा सा यू अंदर की ओर वलित करें, इसको G0 लिख दे। क्या लिख रहे हैं? G0। लेकिन ये इंटरफेज जो है वो केवल तीन का पार्ट है। G1 का है, S का है, G2 का है, G0 का यहां लेना देना नहीं है। इंटरफेज तीन में बटेगा, G1 में बटेगा, S में बटेगा, G2 में बटेगा। G1 का भाग कौन बन रहा है? G0 बन रहा है। कौन बन रहा है? G0 बन रहा है। समझ गए बात को? तो इन तीनों की बात करते हैं, बाद में इसमें चौथे कॉलम पे चलेंगे। तो देखो, ये जो जीवन है, ये जो जीवन है, इसको अपन वृद्धि प्रावस्था लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? वृद्धि प्रावस्था। पहला पॉइंट यहां क्लियर होता है। जीवन का दूसरा नाम क्या है? वृद्धि प्रावस्था। ग्रोथ करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अगर आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, मटेरियल ही नहीं देंगे, तो आगे विभाजन कैसे करेंगे? इसलिए जीवन को क्या कर रहे हैं? वृद्धि प्रावस्था। जितना भी बनाने का काम है वो कौन करेगा? जीवन करेगा। एस को हम लिखते हैं संश्लेषी प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था लिखेंगे? संश्लेषी प्रावस्था लिखेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे? संश्लेषण करेंगे। किसका करेंगे? आगे बात करेंगे। और G2 को हम लिखेंगे तैयारी प्रावस्था। क्या लिखेंगे? तैयारी प्रावस्था। अर्थात कोशिका चक्कर का लगभग कार्य कहां खत्म होगा? G2 पे। जीवन से स्टार्ट होगा, खत्म कहां होगा? G2 पे। आगे कौन काम करेगा उसकी बाद में बात करेंगे। पहले जीवन से G2 की बात करो। जीवन स्टार्ट करेगा, S बीच में रहेगा, G2 लास्ट में रहेगा। अब देखो, ये जो जीवन है ये क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। अब इस वृद्धि में ये क्या करता है? तो हम लिख सकते हैं कि ये जैव अणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? जैव अणु का निर्माण करता है। पहली बात समझो इस बात को। जैव अणु का निर्माण कौन करेगा? जीवन करेगा। इसके अलावा ये जो जीवन है
यहां पे आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करता है या आरएनए व प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो जीवन का मेन काम क्या हो गया? जैव अणु का निर्माण करना, बायोमोलिक्यूल्स का निर्माण करना, इसके अलावा आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट यानी पूरे प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कौन करेगा? जीवन करेगा। कौन करेगा? जीवन करेगा। समझ गए बात को? वृद्धि प्रावस्था करेगी, ग्रोथ यहां कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? एस में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? एस में आ जाएंगे। और एस के लिए हमें एक चीज याद रखनी है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। क्या होती है? डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए का डबल होता है। तो हम यहां दूसरी लाइन क्या लिख देंगे? डीएनए क्या हो जाएगा? दुगना हो जाता है। डीएनए क्या हो जाएगा बेटा? दुगना हो जाएगा। तो यहां डीएनए की प्रतिक्रिया करेंगे और डीएनए क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में, जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में सभी में पूछता है, डीएनए डबल कौन सी प्रावस्था में होता है? तो एस प्रावस्था में होता है। हम लिख सकते हैं, अगर अपने पास में गुणसूत्र 2C फॉर्म में है तो यहां किस फॉर्म पे आ जाएंगे? 4C फेज में आ जाएंगे। डीएनए किस फेज में है? 2C में है, तो यहां किस में आ जाएगा? 4C में आ जाएगा। तो एस का मतलब संश्लेषण, वो भी किसका? डीएनए का। समझ गए बात को? इसको हम किस में डालेंगे? G2 में डालेंगे। किस में डालेंगे? G2 में। और G2 यहां पर एक ही काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। इस लाइन को वापस लिख दो आप, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए व प्रोटीन को बनाने का काम किसका? G2 का। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अंतरावस्था की ऐसी कौन सी प्रावस्था है जो आरएनए व प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है? तो जीवन भी करता है और G2 भी करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है तर्कु तंतु चाहिए, और तर्कु तंतु के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो वो प्रोटीन कौन देगा? G2 देगा। कौन देगा? G2 देगा। अब आपके माइंड में आ रहा हो, सब जीवन, जीएस और G2 की आप बात कर चुके हो, G0 को अकेले क्यों छोड़ रहे हो? तो हम यहां पर भी लाइन लिखेंगे कि अगर जीवन में कोई कोशिका, जीवन में कोशिका निरस्त हो जाती है या विभाजन करते समय कोशिकाएं निरस्त हो जाती है, तो वो कोशिका आगे तो आ नहीं सकती, एस में तो आएगी नहीं। तो जीवन उसको डायरेक्ट किस में डालेगा? G0 में डालेगा। और G0 उसको क्या करेगी? बाहर कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि जो विभाजन की काम की नहीं होती है, जो कोशिकाओं के ग्रोथ में काम नहीं करती है, उसको जीवन किस में डालेगा बेटा? G0 में डालेगा। और उसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। कोई लेना देना नहीं है फिर उसका कोशिका चक्कर से। तो ये तीन बात समझिए, जीवन, एस और G2। क्लियर बात? इसके बाद में इस लाइन को हम यूं घुमाते हैं, यहां से इस तीर को यूं लेके जाते हैं और ये चौथे कॉलम को भी हम कंप्लीट करते हैं और इसको हम कहते हैं एम फेज। क्या कहेंगे? एम फेज। अब ये एम फेज भी अपने पास में दो भागों में बटेगा। कितने भागों में? दो भागों में। तो देखो, ये जो एक भाग है, देखो यहां से इस भाग को हमने काटा, तो ये भाग होता है कोशिका द्रव्य विभाजन का। किसका होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन का। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का होगा। किसका होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का होगा। और ये वाला जो पूरा बचा हुआ भाग है, ये हमारे पास में होगा केंद्रकी विभाजन का। किसका होगा? केंद्रकी विभाजन का। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का होगा। किसका होगा? कैरियोकाइनेसिस का होगा। तो यहां पर इस एम फेज को कितने में बांट रहे हैं? दो में, केंद्र की विभाजन और कोशिका द्रव्यी विभाजन। अब इस केंद्र की विभाजन को हम चार में बांटेंगे, तो समझिएगा, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। तो इनमें हम नामांकन के तौर पे लिखें, इसको हम प्रोफेज लिख सकते हैं, इसको हम मेटाफेज लिख सकते हैं, इसको हम एनाफेज लिख सकते हैं और इसको हम टीलोफेज लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को?
4 फॉर्म किसके, केंद्र की विभाजन। तो केंद्र की विभाजन को हम कितने में बांट रहे हैं, 4 में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। और ये टीलोफेज कटने के बाद किस में जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से हम एक कोशिका चक्कर को फॉर्म कर सकते हैं। अब G2 जो बनाएगा वो किस में डालेगा, प्रोफेज में। प्रोफेज किस में ले जाएगा, मेटा में। मेटा किस में ले जाएगा, एना में। एना किस में ले जाएगा, टीलो में। और टीलो में जाने के बाद में केंद्रक 2 भाग बना लेगा और कोशिका द्रव्य उसको तोड़ करके अलग कर देगा, तो 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो इन चारों की बात तो हम किस में करेंगे, सेल डिवीजन में। कोशिका चक्कर के हमारे पास में 3 पार्श्व थी, इनकी हमने बातें की। अब समझो एक बात हो, यहां हमारे पास एक टनल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टनल पाया जाता है आवागमन के लिए, आने जाने के लिए। और वो जो टनल होते हैं ना, वो एक तो होता है G1 और S के मध्य। क्या होगा, G1 और S के मध्य एक टनल होगा, क्योंकि G1 से S में मेटेरियल को आना है। और दूसरा टनल होगा अपने पास में G2 और M फेज के मध्य। किसके मध्य होगा, G2 और M फेज के मध्य, क्योंकि अब G2 से किस में डालना है, M में। अब आप कहोगे साहब S से G2 में भी तो डालना है हमें, क्योंकि S में बना G2 में आएगा। भाई G1 का बना S में आ रहा है और S का बना G2 में आ रहा है, तो G2 और S के बीच में कोई टनल नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसके भाग है, इंटरफेज के। यहां से हमने फेज को चेंज कर दिया, इसलिए G1 ने शुरुआत की, तो इसलिए उसमें मेटेरियल किसमें डला, S में। तो यहां पर क्या बन गया, टनल बन गया। और दूसरा टनल कहां बन गया, G2 और M के मध्य बन गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा, यहां पे याद रखना, आपसे पूछ ले कि ह्यूमन यानी मानव की कायिक कोशिका में, मानव की कायिक कोशिका में सेल साइकिल को, कोशिका चक्कर को पूरा होने में कितना समय लगता है, पूरा होने में कितना समय या अनुमानित कितना समय लगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 घंटे। क्या हो जाएगा, 24 हावर्स। कितने हो जाएंगे, 24 हावर्स। क्यों हो जाएंगे, तो समझो, ये 24 घंटे अपन ने लिखे हैं, तो सबसे लंबी प्रावस्था किसकी है, इंटरफेज की। किसकी है, इंटरफेज की। तो इंटरफेज अकेला 23 घंटे निकालेगा। इंटरफेज अकेले कितने घंटे निकालेगा, 23 घंटे निकालेगा। बाकी बचा 1 घंटा किसका है, एम फेज का। बाकी बचा 1 घंटा किसका है, एम फेज का है। तो याद रखना, कोशिका चक्कर मानव के अंतर्गत 24 घंटे में पूरा होता है। कितने घंटे में, 24 घंटे में, जिसमें 23 घंटे किसके होंगे, इंटरफेज के। बाकी बचा 1 घंटा किसका होगा, एम फेज का होगा। क्यों, क्योंकि एम फेज को कम समय लग रहा है, क्योंकि एम फेज को पकाया तैयार की हुई अवस्था एम फेज में जा रही है, जबकि इंटरफेज को सब कुछ क्या करना है, तैयार करना है। तो तैयार करने में समय ज्यादा लगता है, खाना बनाने में समय लगता है, खाना खाने में समय नहीं लगता है। तो समझो, इस पूरे इंटरफेज में कितना समय, 23 घंटे। बाकी एम फेज में कितना घंटा, 1 घंटा। ये किसकी बात कर रहे हैं, मानव की कायिक कोशिकाओं में होने वाले कोशिका चक्कर की बात कर रहे हैं। समझे बात को। आपसे पूछ ले इष्ट कोशिकाओं में कोशिका चक्कर कितने समय में, तो आप याद रखो 90 मिनट। कितने मिनट, 90 मिनट के अंदर इष्ट कोशिकाओं में कोशिका चक्कर पूरा हो जाता है। समझ लो बात को। तो इस प्रकार से हम कोशिका चक्कर की बात कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में, या सूत्री प्रावस्थाओं के पोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ लो बात को। और देखो यहां एक बात याद आती है, दिन भी अच्छा होगा, रात भी अच्छी होगी। दिन भी अच्छा होगा और रात भी अच्छी होगी, लेकिन ये दोनों तब अच्छे होंगे जब आप हमारे साथ होंगे, जब आप हमारे साथ होंगे। समझ रहे हो बात को। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।